आपको ये भी कभी महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के तंत्र में जो लोग बैठकर कश्मीर के बारे में पॉलिसी बनाते रहे, आज का तो मुझे पता नहीं, उन लोगों में थोड़ी कम क्षमता थी या वो शायद इग्नोरेंट थे कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर थोड़ा जटिल है समझने में, है ना, अपने कारणों से। क्योंकि आपने वो जो किस्सा लिखा है कि जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कश्मीर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करते हैं, आप जब उनके पास गए तो उन्हें नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर कितने अलग हैं ना ये पता था, और अहले हदीस देवबंदी बरेलवी ये फ़र्क भी बिल्कुल वो उससे जुदा था मामला। उन्हें वाजवान वगैरह के बारे में खूब पता था। सच में इतनी ही निराशाजनक स्थिति है? इससे भी ज़्यादा निराशाजनक क्या बात स्थिति कर रहे हैं है। आप? तो उसका एक कारण है, ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है। सबसे पहली बात तो आपने जो शुरुआत की वो जेएस साहब से, तो ये कि देखिए हमारा सिस्टम एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पर बाहर से किसी वो कहते हैं आउटसाइड एक्सपर्टीज़ वगैरह की उसके लिए कोई रास्ते बंद हैं। तो जनरली ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जॉइंट सेक्रेटरी कौन बनता है? जनरली आईएएस अफसर बनता है। अब कोई आईएएस अफसर जो है तमिलनाडु कैडर का आईएएस अफसर है, ठीक है, या साउथ इंडियन अफसर है, वो आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग में है, ठीक है, वहाँ पर जो काम करा है उसको कल को उठा करके जेएस बना दिया कश्मीर होम मिनिस्ट्री के अंदर, और कश्मीर देखने के लिए उसको दे दिया जाए जहाँ ना कभी वो गया है ना कभी उसने ग्राउंड पर काम किया है। तो उसे कैसे आइडिया होगा, उसे कैसे पता होगा? और हर आदमी हर चीज़ का तो एक्सपर्ट बन नहीं सकता। ये सारे मामले इतने कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए पहले तो कश्मीर को वहाँ की सारी चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस्लामिक सिस्टम्स और ये जिहादिस्ट इकोसिस्टम की एक अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक आपको चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको कश्मीर की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वहाँ के लोगों के मेंटल टेम्परामेंट की, एटीट्यूड की, हिस्ट्री की, कल्चर की से। तो वो चीज़ें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उस इलाके में ग्रास रूट्स लेवल पर थोड़ा एक समय नहीं गुजारा, लोगों से मिले नहीं है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप जो है अपने जो ईगो चैम्बर्स हैं, नॉट इको चैम्बर्स, ईगो चैम्बर से बाहर निकल करके आप वहाँ पर उतरेंगे नहीं। आप सिर्फ दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। आज आप कभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आपका हिंदी डिपार्टमेंट XYZ उठा करके सीधे आप वहाँ लग गए तो आप क्या कर पाएंगे? एक तो ये कारण, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही हमारे यहाँ पर जो नेता वगैरह जो लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी पहले या फिर जो है जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप थी, वो उनका चूंकि मोस्टली हिंदूज ही थे, ठीक है, तो उनका एक सोचने का एक सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर जो है सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वो उस तरह से था कि वो अपने नज़रिए से इस्लाम को या कश्मीर को समझने की कोशिश करते थे। वो कभी इस रिलीजियस एलिमेंट को फैक्टर इन नहीं कर सके, है ना। उन्हें लगता था कि भाई ठीक है, हम डेवलपमेंट कर देंगे, या फिर जो है कि आपका जो कुछ इकोनॉमिक चीज़ें आप लेकर के आ जाइए तो उससे जो है ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप उन्हें वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सके कि रिलीजन भी इतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। उन्हें ये लगता था कि साहब जो इनफैक्ट आप शुरुआत के उसमें देखें 50-60s के दौर में, तो आपके आधे जो फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेट्स थे वो तो अपना ड्रेस ही शेरवानी और कुर्ता पहन के वो इतना मुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस थे कि वो इन चीज़ों को मतलब उन्हें सब ये नॉर्मल लगती थी, उर्दू में बोलना और ये सब एक मेन स्ट्रीम का कहते हैं ना कल्चरल एलिटिज्म का पार्ट था। मैं किसी को दोष नहीं देता उसके लिए, भाई देखिए यहाँ पर इतना लंबे समय तक मुगल इन्फ्लुएंस रहा है, एक रूल रहा है, तो वो एक मेन स्ट्रीम कल्चरल एलिटिज्म का पार्ट बन जाता है। बट जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप इस तरह के एडहोकिज्म पर आप नहीं चल सकते। आप भारत का इतिहास देखें, पिछले 1200 साल से अगर आप भारत का इतिहास देखें और लीव असाइड पॉलिटिक्स, देखिए एक तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जब आप एकेडमिक्स या प्योर रिसर्च करते हैं तो उसका सबसे पहली उसकी कैजुअलिटी तब होती है जब आप उसमें पॉलिटिक्स घुसाते हैं, ठीक है। आप पॉलिटिक्स हटा दें, आप सिर्फ फैक्ट्स को देखें। तो जो एक संघर्ष भारत में जो चल रहा है सोशल लेवल के ऊपर या फिर जो है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या मिलिट्री लेवल के, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस्लाम वर्सेस रेस्ट की एक स्ट्रगल चल रही है भारत के अंदर, ठीक है। उसके एविडेंस हैं कई सारे, इसके बीच में कई सारे इंटरमिंगलिंग के अच्छे फेजेस भी हैं, लेकिन एक मोटा मोटा डोमिनेंट डिस्कोर्स है वो इस चीज़ का है। अब आप जब आगे आते हैं तो आपने हिस्ट्री में इस तरह की एविडेंस देखे। 47 का आपका जो बंटवारा जो हुआ भारत का, उसका भी एक मुख्य आधार तो रिलीजन ही था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये समझने की ज़रूरत थी कि भारत की एक जो कहते हैं ना संप्रभुता के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, ये एक और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के लिए रिलीजन का जो फैक्टर जो है इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है, जो कि हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस कर नहीं पाए। इनफैक्ट जब वो नेगोशिएट भी करते थे पाकिस्तान के साथ तो वो कभी मतलब इस एलिमेंट को फैक्टर ही नहीं कर पाए। बड़े एडहोक बेसिस पर नेगोशिएशंस होते थे, हाजी पीर आया
वापस दे दिया आपने, ठीक है। 71 के अंदर मिलिट्री विक्ट्रीज में आपने जितना जीता पाकिस्तान से, बिना कुछ नेगोशिएट किया आपने उनको वापस दे दिया। तो ये कई सारी चीज़ें रही। और वर्तमान की, अब ये तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला गया, प्रेजेंट में आप बात करें तो अभी देखिए हमारा जो अगेन अभी कारण दूसरे हैं, कह सकते हैं। अभी वो आइडियलिस्टिक कारण नहीं, अभी क्षमताओं की कमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एक हमने जो सिस्टम बना रखा है कि आप जो सिलेक्शंस करते हैं, आप सीधे जो उठा करके सपोज IAS IPS में कोई आता है, तो वो एक उतने एक नोशन के साथ में आता है, एलिटिस्ट नोशन के साथ, कि भाई मुझे ग्रास रूट्स पर जाकर के सीखने की क्या ज़रूरत है। मैंने मेहनत की, एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं हो जानी चाहिए क्या? अब वो उस लेवल, वो शुरू से ही आप मतलब कहते हैं ना, एक साहब वाले सिस्टम में आप ढाल देते हैं, तो फिर उसका लर्निंग कर्व वहाँ पर ख़त्म हो जाता है।